हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि हमारी 12th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, और इसी के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है द्वितीयक कर रहे हैं कि सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग प्राइमरी एक्टिविटी को पढ़ चुके हैं। प्राइमरी एक्टिविटी में कौन कौन से आपका सेक्टर आते हैं और विश्व में कौन कौन सी चीजें कहां पर हो रही हैं, उन सब के विषय में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। और आज हम बात करेंगे आपका सेकेंडरी एक्टिविटी की कि आपके द्वितीयक क्षेत्र की क्रियाएं कौन कौन सी हैं, कैसे उनका काम हो रहा है, क्या चीजें हैं, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। क्लियर है बच्चों? एक नंबर के जो हमने इससे पहले जो आपका लेक्चर किया था प्राथमिक क्रियाएं, उसमें अगर कोई आपका डाउट है, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज समझ नहीं आई है, तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा अपना डाउट, अपना कमेंट हमसे पूछ सकता है। अपने सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज करिए। हैंड रेज के माध्यम से आप लोग हमसे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। चैट के ऑप्शंस के माध्यम से भी आप लोग हम तक अपना प्रश्न बता सकते हैं बच्चों। नहीं तो हम चलते हैं सीधा नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। और ध्यान दीजिए बच्चों, आप लोग डिजिटल बोर्ड पर ध्यान दीजिए। द्वितीयक क्रियाएं जो है हमारे सामने हैं और हमको इन क्रियाओं को आपको समझना होगा और इन क्रियाओं को भी आपका देखना होगा कि द्वितीय क्रियाएं क्या होती हैं, किस तरह की एक्टिविटी को आप लोग द्वितीय क्रिया कहते हैं। ध्यान दें सभी बच्चे, जैसा आपको पता है चैप्टर नंबर 6 है हमारा और ये है सेकेंडरी एक्टिविटी। इसमें ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है इसमें क्या है, संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं चाहे वो प्राथमिक हो, द्वितीय हो, तृतीयक हो या एवं चतुर्थ हो, सभी का कार्य क्षेत्र संसाधनों की प्राप्ति एवं उनके उपयोग का अध्ययन करता है। आप कह रहा चाहे आप प्राइमरी एक्टिविटी ले लो, कोई सी भी एक्टिविटी आप ले लो, उन सारी एक्टिविटी में जो भी आपके संसाधन हैं, उन संसाधन का उपयोग और जो अध्ययन है उसी के आधार पर सारी चीजें होती है। ये संसाधन मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। कैसे हैं? मनुष्य के आपका जीवित रहने के लिए आवश्यक है। और आप देख सकते हैं कि बिना इनके मनुष्य का जो जीवन है उसकी आपको कल्पना थोड़ी सी कठिन हो सकती है बच्चों, क्योंकि संसाधनों के बिना उपभोग के मानव का जीवन की क्रियाएं संपूर्ण नहीं होती। मानव को अपना जीवन जीने के लिए बहुत प्रकार के चीजों की आवश्यकता होती है जो आपका एक दूसरे पर निर्भर होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्राइमरी क्षेत्र में होती हैं, कुछ द्वितीयक में, कुछ तृतीयक में, कुछ चतुर्थक में। तो आदमी की आवश्यकता के अनुसार उसको जरूरत पड़ती है। तो उन सब विषय को देखना है और उन सब विषय को जानना है। आइए इन पर हम बात करेंगे आगे। हम चलते हैं सीधा पे, लेक्चर को फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आएगी तो आप लोग शेयर करिए, अपना प्रश्न पूछिए, जो डाउट है आप लोग हमसे जरूर पूछिए बच्चों। क्लियर है? ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए द्वितीयक गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। अगर कोई आपका प्राकृतिक संसाधन है, अगर वो सेकेंडरी एक्टिविटी में आ जाता है तो जो उसका मूल्य है वो आपका रेट बढ़ जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूं, जैसे कि आपका दूध था और दूध को हमने आपका क्या कर दिया, आपका ये मान लीजिए दूध से आपका मक्खन बना दिया, तो क्या हो गया, वो सेकेंडरी एक्टिविटी हो गई। द्वितीयक क्षेत्र की जो आपकी क्रिया है वो हो गई। अब देखिए, प्राकृतिक में पाए जाने वाले कच्चे माल का स्वरूप बदलकर उसे मूल्यवान बना देती है। यानी कि जो उसका रूप है, जो आपका प्राकृतिक चीज का पाया गया है, अगर आप उसका रूप बदल दोगे तो रूप बदलकर उसको क्या बोलते हैं, आपका मूल्यवान कहते हैं। ठीक, क्या हो जाता है वो आपका, वो मूल्यवान हो जाता है। कपास का ही सीमित उपयोग है, परंतु तंतुओं में परिवर्तित होने के बाद यह और अधिक मूल्यवान हो जाता है। क्या हो जाता है कि इसको तंतुओं में परिवर्तित करके यह अधिक मूल्यवान हो जाता है और इसका उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। और कह रहे हैं जो इसका उपयोग करते हैं, किसके लिए करते हैं, आपका वस्त्र बनाने में करते हैं। खदानों से प्राप्त लोहा अयस्क का हम प्रत्यक्ष उपयोग नहीं कर सकते। कह रहे जिस तरह से हमको लोहा मिलता है आपका खदानों से, वो आपका प्राइमरी एक्टिविटी है, क्योंकि हम खदानों से चीजें प्राप्त करते हैं। और हम लोग पढ़े हैं कि जो खनन है वो प्राथमिक क्षेत्र की ही क्रिया है। क्या है, आपका प्राथमिक क्षेत्र की ही आपका क्रिया है
और उन क्रियाओं को हम लोग इसमें देखते हैं। जब आपको लोहा मिलता है तो उसको फिल्टर किया जाता है और फिल्टर करने के बाद ही हमको चीजें क्या होती हैं, सारी प्राप्त होती हैं। अब देखिए, परंतु अयस्क से इस्पात बनाने के बाद यह मूल्यवान हो जाता है। कह रहे जो लोहा बना है, अगर हम लोग उसको इस्पात बना दे तो इस्पात बनने के बाद ही कैसा हो जाता है, मूल्यवान मतलब महंगा हो जाता है। और इसका उपयोग कई प्रकार की मशीनें एवं औजारों में आपका बनाने में होता है। खेतों, वनों, खदानों एवं समुद्रों से प्राप्त पदार्थों के विषय में यह बात सत्य है कि इस प्रकार की द्वितीय क्रियाएं विनिर्माण, प्रसंस्करण एवं निर्माण अवसंरचनाओं का उपयोग इत्यादि ये सारी चीजें इसमें अंतर्गत होती हैं, जिनको आप लोगों को बच्चों ध्यान रखना है कि ये सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो इसमें होती हैं। देखिए, विनिर्माण, विनिर्माण से आशय है कि वस्तुओं का उत्पादन। विनिर्माण का क्या मतलब है कि वहां आपका किसी ना किसी वस्तु का उत्पादन होता होगा। हस्तशिल्प कला कार्य से लेकर लोहे व इस्पात को गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर के प्रति अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना एवं अंतरिक्ष यान निर्माण में सभी प्रकार के उत्पादन के निर्माण के अंतर्गत कुछ ही माना जाता है। क्या मानते हैं? इस तरह की चीजों को हम लोग इसमें लेते हैं और इस तरह की चीजों की जो काउंटिंग है वो हम लोग इसमें करते हैं कि आपके कंप्यूटर बनने हैं, छोटे छोटे यंत्र हैं, पार्ट्स हैं, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत ही आपका बनाई जाती हैं। विनिर्माण की सभी क्रियाओं में कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। कह रही जो आपके विनिर्माण कर रहे हैं उनमें कुछ सामान्य विशेषता हैं, जैसे शक्ति का उपयोग, एक ही प्रकार की वस्तुओं की विशाल उत्पादन एवं कारखाना की विशिष्ट श्रम जो मानक वस्तुओं का उत्पादन करता है। विनिर्माण आधुनिक शक्ति एवं मशीन के द्वारा उपयुक्त पुराने संसाधनों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। क्या होते हैं कि जो भी आपके पुराने संसाधन हैं उनके सारे प्रयोग में किए जाते हैं। तृतीयक है, विश्व के अधिकांश देशों के विनिर्माण अब भी शाब्दिक अर्थ का प्रयोग किया जाता है। इन देशों में सभी विनिर्माताओं का संपूर्ण रूप से चित्रण करना कठिन है। इनमें औद्योगिक क्रियाओं के उन प्रकारों पर बल दिया जाता है जिसमें उत्पादन को कम जटिल तंत्र दिया जाता है। क्या करते हैं, जो उत्पादन की आपकी जटिल क्रिया है हम उसको क्या करते हैं, कम करते हैं। ठीक, आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं। देखिए, वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की निम्नलिखित विशेषताएं। क्या विशेषता है कि कौशल का विशिष्टीकरण ऑब्लिक उत्पादन की विधियां, कि किस तरह से जो कौशल है, जो ज्ञान है, उस ज्ञान का हम लोग विशिष्टीकरण बोलते हैं और उत्पादन की जो क्रिया हैं उनको हम लोग देखते हैं। ठीक, ये हमको इसमें देखना है। अब देखिए, शिल्प तरीके से कारखाने में थोड़ा सा ही सामान उत्पादित किया जाता है। यानी जो शिल्प कारखाने हैं उन कारखाने की जो चीजें हैं उन्हीं का आपका थोड़ा सा जो उत्पादन है वो आपका किया जाता है, जो कि आदेश अनुसार ही बनाया जाता है। जितना ऑर्डर्स होते हैं उसके अनुसार ये रिप्लेस होते हैं और उन्हीं की सारी चीजों को इनमें आपका बनाया जाता है। अतः इसकी लागत अधिक आती है। जब अधिक उत्पादन का संबंध बड़े पैमाने पर बनाए जाने वाले सामान से है तो जिसमें प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही प्रकार का कार्य करता है। क्या करता है आपका, निरंतर एक ही प्रकार का जो कार्य है वो करता है। अब देखिए, उद्योग का निर्माण एवं विनिर्माण उद्योग, उद्योग का जो निर्माण है और जो आपका विनिर्माण उद्योग है इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। क्या मतलब है? विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ होता है हाथ से बनाना, हाथ से यानी कि हैंडमेड। फिर भी इसमें यंत्रों द्वारा बनाए गए सामान भी सम्मिलित किए गए हैं। एक ही है परम आवश्यक प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल को स्थानीय व दूरस्थ बाजारों में बेचने के लिए ऊंचे मूल्य पर तैयार माल में परावर्तित किया जाता है। वैचारिक दृष्टिकोण से उद्योग एक निर्माण इकाई है। कैसा है? एक निर्माण इकाई है जिसकी भौगोलिक स्थिति अलग होती है एवं प्रबंधन तंत्र की अंतरेखा लेखा वही एक रिकॉर्ड रखा जाता है। उद्योग एक व्यापक नाम है और इसमें विनिर्माण के पर्यायवाची के रूप में देखा जा सकता है। जब कोई इस्पात उद्योग
और रसायन उद्योग शब्दावली का प्रयोग करता है तब उसके मस्तिष्क में कारखाने और कारखानों में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का विचार उत्पन्न होता है। लेकिन ये गौण क्रियाएं हैं जो कारखानों में संपन्न नहीं होती हैं, जैसे कि पर्यटन, मनोरंजन, उद्योग इत्यादि। ठीक, ये क्या होती हैं? ये सब चीजें इसमें है। ये क्या होती हैं? क्रिया इसमें होती हैं। अतः विशिष्टता के लिए विनिर्माण उद्योग शब्दावली का प्रयोग किया गया है। किसके लिए? विनिर्माण के लिए। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसमें हम लोग बात कर रहे हैं यंत्रीकरण। किसकी बात कर रहे हैं? आपका यंत्रीकरण की। क्या है यंत्रीकरण? आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और इस पर जो है अपना विचार हम लोग करते हैं कि यंत्रीकरण आप किसको कहेंगे, क्या है यंत्रीकरण। इन सारी चीजों को समझने की हमको आवश्यकता है कि आप किसको यंत्रीकरण कहते हैं। इन सारी चीजों को आपको देखना चाहिए कि यंत्रीकरण क्या है। क्लियर है बच्चों? आइए देखते हैं क्या है यंत्रीकरण। समझिए थोड़ा सा। देखिए, यंत्रीकरण से तात्पर्य है कि किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना। कोई भी काम है, उस काम को पूर्ण करने के लिए जो आपका मशीनों का प्रयोग किया जाता है उसको ही बोलते हैं स्वचालित, यानी कि निर्माण प्रक्रिया के दौरान मानव की सोच को सम्मिलित किया गया है। यंत्रीकरण की विकसित अवस्था है पुनर्निवेश एवं संप्रत पास कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली से युक्त स्वचालित कारखाने हैं जिसमें मशीनों को सोचना व उससे विकसित किया जाता है। क्या करते हैं हम लोग? इसमें मशीनों को सोचते हैं एवं उसको हम विकसित करते हैं। पूरे विश्व में आपकी नजर आती है और सारी चीजें क्या होती हैं इसमें आपकी नजर आती हैं। प्रौद्योगिकी नवाचार। प्रौद्योगिकी नवाचार शोधन, विकासपन और युक्ति द्वारा लाया जाता है। विनिर्माण की गुणवत्ता यंत्रित करने वाले अपशिष्टों के निष्करण और अचकता को समाप्त कर प्रदूषण के द्वारा विरुद्ध संघर्ष में इसमें महत्वपूर्ण पहलू है कि हम लोग टेक्नोलॉजी का नया प्रयोग कर रहे हैं और जितनी भी हम लोग क्या कर सकें, हम लोग क्वालिटी गुड्स बना सकें और हम लोग ऐसा कंट्रोल कर सकें कि हम लोग जो आपकी क्वालिटी है हम उसको मेंटेन करें और साथ में जो पोल्यूशन है उन सब चीजों पर हम लोग आपका निदान कर सके, ऐसी हमारी कोशिश जो है इसमें आपका रहती है। अब देखिए, संगठनात्मक ढांचा एवं स्थिरीकरण कि जो संगठनात्मक ढांचा है वो क्या है और किस प्रकार की चीजें हैं, थोड़ा इसको देखते हैं। आधुनिक निर्माण की विशेषता है, कह रहे जो आधुनिक निर्माण है उसकी विशेषता है कि एक जटिल प्रौद्योगिक तंत्र। कैसा है? एक जटिल आपका प्रौद्योगिक जो तंत्र है वो है। अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास एवं अल्प लागत से अधिक माल का उत्पादन करना। कि अगर हम अत्यधिक विशिष्टीकरण लाएंगे, श्रम लेबर का डिवीजन करेंगे, तो उस डिवीजन के दौरान जो आपकी चीजें हैं, जो कच्चे माल है, उनका जो लागत है उसमें आपकी बदलाव आता है। ठीक, और बड़े जो संगठन हैं उनकी चीजें बदलती हैं, प्रशासकीय अधिकारी वर्ग, ये सब चीजें इसके अंतर्गत शामिल है। अगला देखिए, इसी में है अनियमित भौगोलिकरण कि जो आपका जो कंट्रोल नहीं है, ज्योग्राफिकल जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है उसको देख रहे थे। जैसे आधुनिक निर्माण के मुख्य संकेंद्रण कुछ ही संस्थानों में सीमित है। कहाँ पर है आपका? जो आधुनिक निर्माण के जो संकेंद्रण है वो कुछ ही संस्थान में क्या है आपके सीमित है। विश्व के कुल स्थलीय भाग के 10% से अधिक कम भूभाग में इनका विस्तार है। कितना है? विश्व के 10% जो हिस्सा है उस भूभाग में भी कम में इनका विस्तार है। ठीक, यह देश आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति के केंद्र बन गए हैं। कुल क्षेत्र को आच्छादित करने की दृष्टि से विनिर्माण स्थल प्रक्रियाओं की अत्यधिक गहनता के कारण बहुत कम स्पष्ट है। कैसा है आपका? बहुत कम स्पष्ट है। तथा कृषि की अपेक्षा बहुत छोटे क्षेत्रों में संकेंद्रित है और कृषि के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो उनमें संकेंद्रित है। एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिका के मक्का में पेटी 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में साधारणतः 4 बड़े फार्म होते हैं। कह रहे अमेरिका में अगर आप लोग जो मक्का की बेल्ट है, पेटी मतलब बेल्ट,
उसमें आप लोगों को जो उनके बड़े बड़े फार्म्स हैं वो आपको दिखाई देंगे, जिसमें 10 से 20 श्रमिक कार्य करते हैं, जिसमें 50 से 100 मनुष्य का भर पोषण होता है। परंतु इनमें ही क्षेत्रों में अनेक बृहद समकालीन कारखाने को संरचित किया गया है और हजारों श्रमिकों को रोजगार दिया जाता है। और कह रहे हैं कि हजारों श्रमिक ऐसे हैं जिनको इसमें आपका रोजगार मिलता है। ठीक है, ये आपको इसमें देखना है। अब देखिए कि कोई क्षेत्र है जो आपका लोगों को रोजगार जो आपका प्रोवाइड करा रहा है, चीजों की जो उपलब्धता है वो उनको सुनिश्चित करा रहा है। ये सारी चीजें जो हैं इसी के अंतर्गत होती हैं और ये सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो इसमें क्या होती हैं, हिस्सा करती हैं और जो क्या करती हैं इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। इन सब चीजों को हमको इसमें देखना होता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। उद्योग अपनी लगातार घटाकर लाभ को बढ़ाते हैं, इसलिए उद्योग की स्थापना उसी स्थान पर की जानी चाहिए जहां पर उत्पादन लागत कम आए और उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कुछ कारक निम्न हैं। कह रहे हैं क्या, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कैसे हैं, कुछ निम्न है। अब देखिए, बाजार तक अभिगम्यता, कह रहे बाजार में कुछ अभिगम्यता होती है, उसको ध्यान रखना है। उद्योग की स्थापना में सबसे प्रमुख कारक उसके द्वारा उत्पादित माल एवं उपलब्ध बाजार का होना है। क्या कह रहे हैं कि जो बाजार है उसका उपलब्ध होना है। बाजार से तात्पर्य उस क्षेत्र में तैयार वस्तुओं की मांग व वहां के निवासी की खरीदने की क्षमता क्रय है। अब देखिए, आप किसको मार्केट कहेंगे? अगर मैं कहूं कि कहाँ है बाजार वैल्यू, किसको कहेंगे? तो बाजार वैल्यू का सिंपल सा मीनिंग है उस क्षेत्र को आप बाजार वैल्यू कहते हैं जहाँ के लोग किसी चीज को खरीदने में कितनी क्रय शक्ति है, कि कहाँ का लोग में जो आपकी क्रय शक्ति है कितनी है, कितने लोग उसको खरीद सकते हैं, कितना उसको देख सकते हैं, ये हमको देखना होता है। क्लियर है बच्चों? ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या चीजें हैं और किस प्रकार से हो रही हैं। ठीक है, अब देखिए, दूर क्षेत्रों में जहां कम जनसंख्या निवास करती है, छोटे बाजारों से उपयुक्त होते हैं यूरोप, उत्तरी अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया के बृहद, मतलब जो आपके बड़े क्षेत्र में बाजार है, क्योंकि इन प्रदेशों में लोगों की क्रय क्षमता अधिक है। क्रय क्षमता का मतलब है कि इनकी परचेजिंग जो पावर है वो ज्यादा है। दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में घने बसे प्रदेशों में भी बृहद बाजार उपलब्ध होते हैं। कुछ बाजारों का व्यापक बाजार होता है, जैसे वायुयान निर्माण, शस्त्र निर्माण उद्योग, ये सारी चीजें इसमें करी जाती हैं। अब देखिए, कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता, कि जो कच्चा माल हमको मिलता है वो किस तरह से हम तक पहुंचता है, क्या स्थिति है, उस पर थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, उस पर थोड़ा सा हम लोग विचार करेंगे, इन सारे पॉइंटों को समझेंगे। क्लियर है बच्चों? आइए देखते हैं। देखिए, उद्योग के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता एवं सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। कह रहे, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने उद्योग को बढ़ावा दें, सब कुछ दें, उसके लिए पहली कंडीशन ये है कि आपका कच्चा माल आपको सस्ता मिले और सरलता से आपकी फैक्ट्री तक पहुंच जाए। भारी वजन, सस्ते मूल्य एवं घटते वजन घटाने वाले पदार्थ यानी अयस्क आधारित उद्योग कच्चे माल के स्थल के समीप स्थित होते हैं। कह रहे कि इस तरह की चीजें जो उद्योग लगते हैं वो आपके जो रॉ मटेरियल जहां से मिलेगा उसके पास पड़ोस में ऐसी इंडस्ट्री को लगाया जाता है, जैसे इस्पात, चीनी एवं सीमेंट उद्योग। कच्चे माल के स्रोत के समीप स्थापित उद्योगों के लिए पदार्थ में शीघ्र नष्टशीलता एक अनिवार्य कारक है। कृषि प्रसंस्करण एवं डेयरी उत्पादन क्रम से कृषि उत्पादक क्षेत्र हैं। उद्योग महत्वपूर्ण स्रोत के समीप ही संसाधित हैं, यानी कि जितनी भी सारी चीजें हैं, चाहे एग्रीकल्चर बेस्ड हो, आपका प्रोडक्शन कर रहे हो या फिर आपका मिल्क प्रोडक्शन हो, उसकी आपूर्ति हो, उनको सबके पास रखा जाता है ताकि हम इन सब चीजों की प्रोसेस कर सकें और जो इनको नष्ट करने की चीजें हैं जो जल्दी बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, हम उनको प्रिजर्वेशन या आपका प्रिजर्वेशन उसको अधिक बढ़ा सकें। ठीक है, अब देखिए, श्रम आपूर्ति की एक
अभिगम्यता क्या है आपकी? श्रम आपूर्ति की एक अभिगम्यता, उसको हमको देखना है। देखिए, उद्योग की अवस्थिति में श्रम एक प्रमुख कारक है। बढ़ते हुए यांत्रिकरण, स्वचालन और एवं औद्योगिक प्रक्रिया के लचीलेपन ने उद्योग के श्रमिकों को निर्भरता कम कर दिया है। फिर भी कुछ प्रकार के उद्योग में अभी भी कुछ कुशल श्रमिक को ही आवश्यक होते हैं। क्या होते हैं कि आप लोगों को देखना चाहिए किस प्रकार के आपके कुशल श्रमिक हैं, क्या उनमें आवश्यकता है, क्या उनकी चीजें हैं, उन सब चीजों पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, शक्ति के संसाधनों की अभिगम्यता कि किस प्रकार के होते हैं, क्या चीजें हैं, क्या उनको डिले करा जाता है, इन सब को हम लोगों को देखना है। ठीक, अब देखिए, वे उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, वे ऊर्जा के स्रोतों के समीप लगाए जाते हैं। प्राचीन समय में कोयला प्रमुख शक्ति का संसाधन था। कह रहे जो प्राचीन समय में जो आपका कोयला था, यही सोर्स ऑफ एनर्जी था और इसी से जो थी सारी चीजें आपकी होती थी और इन्हीं से हम लोग सारी चीजों को प्राप्त करते थे। ये हमको देखना था। पर आजकल जल विद्युत एवं खनिज तेल भी कई प्रकार के उद्योग को शक्ति महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको कोई उद्योग लगाना है, अब उसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी आपके पास नहीं है, तो या तो आप पानी द्वारा जो बिजली बन जाती है उसका प्रयोग करेंगे, आप तेल से चलाएंगे या कोयले से चलाएंगे, थर्मल पावर में भी ये सब चीजें यूज होती हैं। तो इस प्रकार की चीजों को हमें देखना है। अब देखिए, परिवहन एवं संचार की सुविधाओं तक अभिगम्यता कि किस प्रकार से जो आपका ट्रांसपोर्ट है, आपका कम्युनिकेशन है, उसकी सुविधा को आसानी से चीजें मिल जाती हैं, उपलब्ध हो जाती हैं, इनको हमको देखना है। देखिए, कच्चे माल को कारखाने तक लाने के लिए परिष्कृत सामग्री को बाजार तक पहुंचाने में तीव्र एवं सक्षम परिवहन सुविधा विकास उद्योग की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? विकास उद्योग की जो आवश्यकता हमको होती है। परिवहन लागत किसी औद्योगिक इकाई की अवस्थिति को निश्चित करने का महत्वपूर्ण कारक है। कह रहे कोई भी ऐसी औद्योगिक इंडस्ट्री है, उसको करने के लिए उसको सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण कारक है। पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में अत्यधिक परिवहन तंत्र विकसित होने के कारण, कहां पर? जो उत्तरी अमेरिका है, और अत्यधिक जो आपका परिवहन तंत्र आपका विकसित होने की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। आधुनिक उद्योग अपृथ्वीकरण ढंग से परिवहन तंत्र से जुड़ा है। परिवहनता में सुधार, समकालीन आर्थिक विकास और विनिर्माण के प्रादेशिक विशिष्टता को बढ़ावा देता है। उद्योग हेतु सूचनाओं के आदान प्रदान एवं प्रबंधन की संरचना भी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। कैसी है आपकी? महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अगला देखिए, सरकारी नीति। कैसा है आपका? सरकारी नीति। थोड़ा हमें सरकारी नीति को पढ़ना है कि जो प्राइमरी क्षेत्र की एक्टिविटी में गवर्नमेंट आपका किस प्रकार का अपना रुख रख रही है, उस रुख को हम लोगों को थोड़ा सा एक बार देख लेना चाहिए कि सरकार का क्या रुख है, क्या स्थिति है। अच्छा बच्चों, आपको जितना अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझसे बता सकते हैं। कोई भी बच्चा, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई आपका प्रश्न है, कोई आपका डाउट है, तो आप लोग हमसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना डाउट, अपना कमेंट मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, किसी का कोई प्रश्न, किसी का कोई डाउट है बच्चों, पूछिए अगर डाउट है तो कोई। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग अपने लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे, और इसमें जितनी भी आपका सेकेंडरी जो एक्टिविटी हैं, उन सारी एक्टिविटी को आप लोग देख लेंगे कि ये किस प्रकार की होती हैं, क्या चीजें हैं इनमें, और ये किस तरह पर आपका डिपेंड करती हैं। क्लियर है बच्चों?
और आगे देखिए थोड़ा जो श्रम की है मामला, इसको हम लोग देख चुके हैं श्रम वाले तक। अब हम सरकारी नीति की बात करते हैं कि सरकार इस तरह की नीति में किस प्रकार का अपना रुख रखती है और क्या स्थिति है, ताकि हम लोग इनको सब चीज़ों को बहुत अच्छे से जान सकें, पढ़ सकें। देखिए, सरकारी नीतियों की अगर बात करें, संतुलित आर्थिक विकास हेतु सरकार प्रादेशिक नीतियां अपनाती है कि वो क्या चाहती है कि विकास कैसा हो, बैलेंस हो। ठीक, ये सब आपका क्षेत्रों में अच्छा विकास हो, संपूर्ण विकास हो, इसलिए सरकार क्या चाहती है कि वो बैलेंस आती है। और देखिए, जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना की जाती है, और कह रहे जहाँ यूनिक, जहाँ आपको लगता है कि यहाँ जगह स्थापित होनी चाहिए, उनको ये लोग जगह बनाते हैं। अब देखिए, समूहवान अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता उद्योग के माध्यम प्रधान उद्योग की समीपता, अन्य उद्योग लाभान्वित होते हैं। ये लाभ समूह अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत हो जाते हैं। विभिन्न उद्योग के माध्यम से पाए जाने वाली श्रृंखला से ये आपके प्राप्त होती हैं। और क्या हो रही कि जो चीजें हैं कि आपके श्रृंखलाबद्ध हैं, इन सब चीजों से ये हम लोगों को ये सारी चीज दिखाई देती है। उपरोक्त सभी कारक सम्मिलित रूप से किसी उद्योग के अव्यवस्थी का निर्धारण करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, जो उनकी अवस्थिति है उस अवस्थिति का वो आपका निर्धारण करते हैं और आपको बताते हैं कि ये किस तरह से हैं, क्या चीजें हैं, और इन सब चीजों को हम लोगों को देखने की आवश्यकता है और इसको समझने की। ठीक, कि किस प्रकार की चीजें हैं, क्यों ये हो रही हैं, इनको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ताकि हम लोग इन सबको समझ लें, देख लें और इनको पढ़ लें। अब है स्वच्छ उद्योग। आप किसको कहेंगे स्वच्छ उद्योग? मैं अगर आपसे पूछूं कौन से हैं स्वच्छ उद्योग, देखिए, स्वच्छ उद्योग व्यापक विविधता वाले क्षेत्रों में स्थित होते हैं। यह किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो रही है अथवा नहीं पर निर्भर नहीं रहते हैं। यह उद्योग संगठन बुजुर्गों पर निर्भर होते हैं, जो कहीं पर अधिक प्राप्त की जाती है। इसमें से उत्पादन कम होता है एवं श्रमिकों का भी कम आवश्यकता है। सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषणकारी नहीं फैलते। इनकी स्थापना महत्वपूर्ण कारक सड़कों के जाल की अभिगम्यता है। ठीक, इस तरह से ये चीजें होती हैं और ये चीजें सब इस तरह से आपकी चलती हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, आकार पर आधारित उद्योग कि अगर हम लोग इन अपने सेक्टरों की बात करें किस प्रकार के हैं, तो अब डिपेंड देखें। अगर किसी उद्योग को निवेशित पूंजी कार्यरत श्रमिकों की संख्या पर, उत्पादन पर निर्भर करता है। इसके अनुसार उद्योग में आपका कुटीर, लघु, बड़े, छोटे। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग द्वितीयक क्षेत्र की सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे और कोई डाउट होता है किसी प्रकार का तो आप लोग हमसे अपना प्रश्न, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो बच्चों, मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।